हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक बार आप सभी का फिर से वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और एक और नई क्लास लेकर के मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अपनी जो क्लासेज हुई हैं उनमें हमने पैसिव वॉइस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, और जैसा कि अपने ऑलरेडी 6 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आज अपना जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, या यूँ कहें कि आज की अपनी क्लास में जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक होने वाला है डियर स्टूडेंट्स प्रीपोजिशंस। क्योंकि प्रीपोजिशंस को हम एज अगर देखा जाए तो सीनियर लेवल पर या फिर बात करें हमें जूनियर लेवल पर प्रीपोजिशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके साथ साथ ही कंपटीशन लेवल पर अगर बात करें तो प्रीपोजिशन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डियर स्टूडेंट्स। अगर बात करें ग्रामेटिकल पोर्शन की, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इसी टॉपिक को। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन का अपना टॉपिक। इसके थ्रू हम बात करेंगे बहुत सारे फैक्ट्स की, बहुत सारे प्रीपोजिशंस की। इसके थ्रू हम समझेंगे बहुत सारे फैक्ट्स अपने ग्रामर को लेकर के। आइए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीपोजिशन। आइए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन। आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो प्रीपोजिशन जो आपका वर्ड है वो आपको बनता है डियर स्टूडेंट्स प्री प्लस पोजिशन। जैसे कि आप देख सकते हैं प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स पहले, पहले या पूर्व, और पोजिशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स स्थान या जगह। प्री मतलब पहले और पोजिशन मतलब स्थान या जगह। तो ये प्री पोजिशन जो आपका वर्ड है इसको हमने दो तरीके से डिवाइड कर रखा है, प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब पहले और पोजिशन मतलब होता है आपका स्थानीय जगह। तो इस प्री पोजिशन को अगर हम टुकड़ों में बांट देते हैं या इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग प्री प्लस पोजिशन यानी पहले और स्थान, इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगी वो देख लीजिए आप। अगर बात करें तो ऐसे कुछ वर्ड हमारे पास होंगे जो किसी स्थान यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होंगे। ध्यान रखें, अगर अकॉर्डिंग टू अपने वर्ड के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो अपनी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन ये हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स कि जो भी आपका वर्ड होगा जिससे हम प्रीपोजिशन का नाम यहाँ पर देने वाले हैं वो आपका किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले उसका यूज़ होने वाला है। और ध्यान रखें, जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले उसका यूज़ होगा उस नाउन या प्रोनाउन के साथ और एक और नाउन या प्रोनाउन अपने सेंटेंस में यूज़ होगी, उन दोनों के बीच में वो कनेक्शन या कनेक्टिविटी दिखाएगा, या यूँ कहें कि दोनों को रिलेट करेगा। और दोनों को रिलेट करते हुए उस नाउन या प्रोनाउन की हमें स्थिति या पोजीशन बताएगा। या यूँ कह सकते हैं कि जिस नाउन से पहले या जिस नाउन के बाद में वो आपका यूज हो रहा है, या प्रोनाउन के साथ या प्रोनाउन से पहले वो यूज हो रहा है, उन दोनों ही नाउन या प्रोनाउन को वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा और दोनों को किस सिचुएशन में बताने वाला है डियर स्टूडेंट्स। या यूँ कहूँ कि दोनों को रिलेट करेगा, और जिस नाउन के साथ उसका यूज़ किया जा रहा है उस नाउन के साथ उस नाउन या प्रोनाउन की हम जो है स्थिति या सिचुएशन बताने वाला है वर्ड। और ऐसे जो वर्ड होते हैं वो अपने पास बहुत सारे होते हैं, और वो सिचुएशन या स्थिति या समय को जो है डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। समय को भी डिफाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ बोल सकते हैं कि उसे किसी प्लेस या स्थान को डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन या परिभाषा की, तो परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन आपका ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाएगा टू शो, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए व्हाट रिलेशन, किस प्रकार का रिलेशन बनता है नाउन पर्सन और थिंग, उस पर्सन और लिविंग और नॉन लिविंग के साथ, डिनोटेड बाय इट्स स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आपका यूज़ होने वाला है, और उस नाउन या प्रोनाउन का और जो सेंटेंस में और आपका नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया गया है उसके साथ उसको रिलेट करेगा और उसके साथ वो पोजीशन को डिफाइन करेगा, या पोजीशन आपको या सिचुएशन बताने वाला है कि हमारी जो भी नाउन या प्रोनाउन जो है वो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के मुकाबले अगर बात करें तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, क्या वो ऊपर होगा, क्या वो नीचे होगा, क्या वो दाएं बाएं होगा, क्या उसकी सिचुएशन रहने वाली है, वो ध्यान रखें। वो सारे के सारे जो आपके वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रीपोजिशंस। अगर बात करें प्रीपोजिशन होती कौन कौन सी हैं तो आप देख सकते हैं, अगर बात करूं प्रीपोजिशन की तो प्रीपोजिशन आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, अपॉन, अबव, अवर,
अंडर, बिलो, बाई, विद। इसके साथ अगर बात करें बिटवीन, अमंग, इसको अमंग भी बोल सकते हैं, बिसाइड, बिसाइड्स, ध्यान रखिए बिसाइड और बिसाइड्स अलग अलग हैं, टिल, टू, एट, सिंस, फॉर, उसके बाद में फ्रॉम, उसके बाद में हो गया आपका विद इन, आफ्टर, बिफोर, एगो, बिहाइंड, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, उसके बाद में हो जाएगा आपका अंडर, अबाउट, और एक आपका हो जाएगा ऑफ। इसके साथ साथ आपका एक इन फ्रंट ऑफ के अलावा एक आपका होगा ऑफ भी हो जाएगा, ध्यान ध्यान रखें डिस्टेंस। एक बार दोबारा देख लीजिए आप, यहाँ पर प्रीपोजिशन की हम बात कर रहे हैं तो हो जाएगा इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, अपॉन, अबव, अवर, अंडर, बिलो, बाई, विद, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, टिल, टू, एट, सिंस, फॉर, फ्रॉम, विद इन, आफ्टर, बिफोर, एगो, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, अबाउट। और अब ये आपके ऑफ भी आपका इसमें होता है, जैसे यहाँ पर अपना ऐड कर देता हूँ डिस्टेंस ऑफ को भी, तो ऑफ भी इसमें अपना प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग आपका यूज हो जाता है। अब ध्यान रखें कुछ अपने इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन से। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल ये कहें कि द बुक्स अगर बात करें, द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, यानी बुक्स कहाँ रखी हुई हैं, बुक्स टेबल पर रखी हुई हैं, या यूँ कहें कि बुक्स टेबल पर पड़ी हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर हमारे पास नाउन है बुक्स, यहाँ पर नाउन है हमारे पास टेबल। अब टेबल और बुक्स दोनों की कनेक्टिविटी दर्शा रहा है ऑन, यानी जो बुक्स हैं वो कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। यानी हम देख सकते हैं कि बुक के मुकाबले या टेबल के मुकाबले कंपेयर किया जाए बुक को, तो बुक की जो सिचुएशन है वो है ऊपर, यानी टेबल के ऊपर है। यानी आपको सिचुएशन या पोजीशन उसकी बताई जा रही है कि बुक कहाँ रखी हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई गो टू कॉलेज एवरीडे, मैं कॉलेज जो है एवरीडे रोज़ाना जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कनेक्टिविटी कनेक्ट किया जा रहा है, आई गो टू कॉलेज एवरीडे, यानी आई यानी मैं और कॉलेज, यानी कॉलेज और मेरे बीच में वो कनेक्टिविटी दर्शाई जा रही है कि मैं कॉलेज जाता हूँ। और यहाँ पर कनेक्टिविटी दर्शा रहा है कौन, वो कनेक्टिविटी आपकी एक प्रीपोजिशन वर्ड है वो है टू। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी दर्शा रहा है टू, और जो इससे पहले जो सेंटेंस है वहाँ पर कनेक्टिविटी या यूँ कहूँ डिस्टेंस की पोजीशन दर्शाने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है डिस्टेंस ऑन। आप देख सकते हैं द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, और नेक्स्ट है आई गो टू कॉलेज एवरीडे। तो यहाँ पर बुक के मुकाबले बात करें तो टेबल आपका जो है बुक की सिचुएशन बता रहा है कि बुक कहाँ रखी हुई है, ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो ऑन वर्ड डिफाइन कर रहा है कि बुक टेबल के ऊपर है, ये आपकी पोजीशन बता रहा है बुक की। उसके बाद में बात करें आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ एवरीडे, यानी एवरीडे जाता हूँ, डेली जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं रोजाना जाता हूँ, तो आई गो टू कॉलेज, यानी यहाँ पर कनेक्टिविटी आई की और गो के बीच में वो रिलेशन दर्शाया जा रहा है और वो रिलेट कर रहा है टू। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आई क्या है, प्रोनाउन है, और कॉलेज है नाउन। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका बोल सकते हैं कि आपका प्रोनाउन है, और यहाँ पर देखा जाए तो कॉलेज आपकी क्या है, कॉलेज आपकी नाउन है। तो आप देख सकते हैं नाउन और प्रोनाउन दोनों को रिलेट कर रहा है, कौन कर रहा है डिस्टेंस, यहाँ पर टू कर रहा है। तो ये जो रिलेट करने वाले जो वर्ड हैं, जो सिचुएशन बताएंगे, जो यूँ कहेंगे जो पोजीशन आपके डिफाइन करेंगे, ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, ये सभी के सभी आपके वर्ड प्री पोजिशंस कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप ये परिभाषा इसके समझ गए होंगे। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन, एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। प्रीपोजिशन की देखे जाए तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्री प्लस पोजीशन, यानी प्री का मतलब होता है पहले या पूर्व, और पोजीशन होती है स्थिति या स्थान, यानी ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगेंगे और सेंटेंस में यूज किए गए किसी दूसरे नाउन के साथ उसका रिलेशन दर्शाकर उसकी पोजीशन या स्थिति तय करेंगे। ये आपकी इसकी डेफिनेशन है। अगर देखा जाए तो डेफिनेशन हो जाएगी, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else। यानी बोल सकते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ सेंटेंस में रिलेट करने का काम करेंगे और उसकी सिचुएशन स्थिति तय करेंगे या उसका स्थान तय करेंगे कि वो रियल में वो नाउन या प्रोनाउन है कहाँ। तो वो सारे के सारे वर्ड आपके कहलाते हैं प्रीपोजिशंस। देख सकते हैं इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, अपॉन, अबव, अवर, अंडर, बिलो, बाई, विद, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, टिल, टू, एट, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, विद इन, आफ्टर, बिफोर, एगो, बिहाइंड, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ,
इसके अलावा आपका हो गया अंडर और अबाउट। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। अगर देखा जाए एग्जांपल तो देखा द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, बुक्स टेबल पर रखी हुई हैं। तो बुक की सिचुएशन ये है कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। उसके बाद आई गो टू कॉलेज एवरीडे, मैं एवरीडे क्या करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। तो आई यानी प्रोनाउन और कॉलेज मतलब नाउन, दोनों को रिलेट करने का काम कर रहा है, वो कर रहा है आपका टू। तो टू और ऑन दोनों ही आपके जो वर्ड हैं वो क्या हैं, प्रीपोजिशंस। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये प्रीपोजिशन की जो परिभाषा है वो और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन कौन कौन सी हैं वो आप समझ गए होंगे, और इस चीज़ से रिलेटेड दो अपने एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं। आइए अब बात करते हैं हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की, क्योंकि अगर रूल्स हम समझ जाएंगे तो हमें प्रीपोजिशन को किसी सेंटेंस में यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी डियर स्टूडेंट्स। आइए बात करते हैं वन बाय वन रूल्स की और समझते हैं रूल्स को और उनके एग्जाम्पल्स को। आइए डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की, और रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं रूल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ये कह रहा है कि प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे वो इसके प्रीपोजिशन से यूँ भी बोल सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आपका जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग या उससे पहले में यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन वर्ड का। ध्यान रखें, आप इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रीपोजिशन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यानी प्रीपोजिशन आपकी ऑब्जेक्ट से पहले यूज होगी। ऑब्जेक्ट ध्यान रखें, प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन या प्रोनाउन आपके जुड़ेगी उसी को यहाँ पर ऑब्जेक्ट नाम दिया गया है, ध्यान रखें। तो प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का प्रयोग प्रीपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट होता है या जो नाउन प्रोनाउन उसके बाद जो जुड़ेगा उससे पहले यूँ कहें कि प्रीपोजिशन का प्रयोग उसके ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला हो सकता है, ध्यान रखें। तो प्रीपोजिशन आप इसको बोल सकते हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन से पहले करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। द गर्ल्स आर इन द रूम, गर्ल्स कहाँ हैं, गर्ल्स आर इन द रूम, गर्ल्स आर इन द रूम यानी लड़कियां कहाँ हैं, लड़कियां रूम के अंदर है। अब देख लीजिए आप कि लड़कियों की जो स्थिति है, लड़कियों की जो पोजीशन है वो क्या है, वो रूम के अंदर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग बात करें लड़कियों की स्थिति पहले से रूम के अंदर है। उसके बाद में देखिए द केट इज अंडर द बास्केट, द केट इज अंडर द बास्केट, केट कहाँ है, केट की सिचुएशन अगर देखें तो केट आपकी है अंडर द बास्केट, यानी बास्केट के ये हम कहेंगे टोकरी के नीचे उसकी सिचुएशन है कि टोकरी के नीचे वो है। उसके बाद में देखें कुशी फॉरगॉट हर मोबाइल बिसाइड बुक्स, यानी कुशी अपना मोबाइल भूल गई, लेकिन कहाँ भूल गई, जो उसकी बुक्स रखी हुई थी उन बुक्स के बगल में, बुक्स के पास ही, यही कहेगी बुक के बगल में, बुक के पास ही वो अपना मोबाइल भूल गई। तो यहाँ पर मोबाइल की जो सिचुएशन बताई जा रही है या मोबाइल की जो पोजीशन बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि मोबाइल कहाँ है, मोबाइल बुक्स के पास रखा हुआ है या उनके बगल में रखा हुआ है। उसके बाद में देखें आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी एंड टी, यानी मुझे शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मुझे शौक है कॉफ़ी एंड टी, यानी मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों का शौक है, मैं दोनों जो है यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि एक ही जो आपकी प्रीपोजिशन वर्ड है या जिसको संबंध बोधक हम शब्द बोलते हैं, ध्यान रखें प्रीपोजिशन को अगर हिंदी में बात करें तो इसी प्रीपोजिशन वर्ड को हम हिंदी में बोलेंगे संबंध बोधक शब्द। ध्यान रखें प्रीपोजिशन को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो संबंध बोधक शब्द इसको हम बोल सकते हैं, बोलेंगे। ध्यान रखें तो अब यहाँ पर बात करें तो आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी एंड टी, तो मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशंस हैं या जो संबंध बोधक जो आपका शब्द होता है वो कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स एक ही नाउन या प्रोनाउन से ज़्यादा के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर हमारा जो ऑफ प्रीपोजिशन है वो आपका कॉफ़ी और टी दोनों के लिए यूज हुआ है। तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर दो नाउन जुड़ रहे हैं, यानी दो नाउन या दो प्रोनाउन के साथ भी आपका प्रीपोजिशन एक प्रीपोजिशन यूज हो सकता है, यानी एक नाउन और प्रोनाउन के लिए तो आपका यूज़ होता ही होता है। वो तो आप देख सकते हैं ऊपर के तीनों ही सेंटेंसेज में कि यहाँ पर केवल रूम के लिए प्रयोग हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अंडर आपका यूज़ हुआ है बास्केट के लिए, यहाँ पर मोबाइल आपका यूज़ हुआ है, बिसाइड यूज़ हुआ है आपका बुक्स के लिए, लेकिन आगे आप देख सकते हैं कि ऑफ आपका यूज़ हो रहा है कॉफ़ी एंड टी दोनों के लिए। तो एक से ज़्यादा नाउन आपके आ रही हैं या एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ रहे हैं, उनके साथ अकेला प्रीपोजिशन या संबंध बोधक अकेला शब्द भी कई बार यूज होता है, ध्यान रखें। उसके बाद में देखें द रोड रन्स ओवर
इन रोड कहाँ तक जाती है, द प्लेन्स यानी मैदान, हिल्स यानी पहाड़ियाँ, और रिवर्स यानी नदियाँ। आप देख सकते हैं नदी या रोड जो आपकी सड़क है वो किधर से होकर निकलती है, मैदान, पहाड़ और नदियों से होकर के या नदियों के पास से होकर के वो आपकी रोड गुजरती है, निकलती है। तो आप देख सकते हैं जितने भी अपने पास सेंटेंसेज हैं वो रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे वो इसके ऑब्जेक्ट से पहले, यानी संबंध बोधक जो आपका वर्ड है, प्रीपोजिशन जो वर्ड है उसका जो ऑब्जेक्ट है, या यूँ बोल सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो आपकी नाउन या प्रोनाउन आएगी उसको हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट उसको नाम दे रहे हैं। तो ध्यान रखें प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगी उसको ऑब्जेक्ट नाम दिया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है। तो देख सकते हैं आप द गर्ल्स आर इन द रूम, रूम को अगर हम ऑब्जेक्ट माने तो आपकी रूम से पहले इनका प्रयोग किया गया है, तो लड़कियां कहाँ हैं, रूम के अंदर। द केट इज अंडर द केट, द केट इज अंडर द बास्केट। तो आप देख सकते हैं बास्केट को अगर हम ऑब्जेक्ट माने तो बास्केट से पहले प्रयोग किया गया अंडर का, यानी केट कहाँ है, बास्केट के नीचे, टोकरी के नीचे। उसके बाद में देख सकते हैं कुशी फॉरगॉट हर मोबाइल बिसाइड बुक्स, कुशी अपना मोबाइल बुक्स के बगल में, बुक्स के पास भूल गई। तो बुक्स को अगर ऑब्जेक्ट माने तो यहाँ पर बिसाइड क्या है, प्रीपोजिशन है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले बिसाइड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी एंड टी, मुझे चाय और कॉफ़ी पीने का या कॉफ़ी और चाय का शौक है। तो यहाँ टी एंड कॉफ़ी दोनों ही अपने ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के लिए एक ही प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया है। और लास्ट वन है द रोड रन्स ओवर द प्लेन्स हिल्स एंड रिवर्स, यानी रोड आपकी मैदान, पहाड़ और नदियों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी ओवर जो आपकी प्रीपोजिशन है, ये आपकी ओवर प्रीपोजिशन यहाँ पर दे रखी है, संबंध बोधक वर्ड दिया है। ये आपको देख सकते हैं कि ऊपर वाले सेंटेंस में केवल 2 ही ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा था, एक आपका कॉफ़ी था, एक और आपका टी। इससे ऊपर वालों में सिर्फ एक को जोड़ रहा था। आप देख सकते हैं इन 3 में आप एक ही ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर आप 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर जो आपका वर्ड है वो जोड़ रहा है प्लेन्स, हिल्स और रिवर्स, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 आपके जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं और 3 के लिए एक ही प्रीपोजिशन प्रयोग की जा रही है। और तो आप देख सकते हैं और इनसे आप समझ सकते हैं कि एक नाउन या प्रोनाउन के लिए, 2 के लिए या 2 से ज़्यादा के लिए भी एक ही प्रीपोजिशन काम में ली जा सकती है, ये ध्यान रखें आप। तो ये रूल नंबर अपना फर्स्ट था। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर फर्स्ट जो अपना रूल है, इसी में कुछ अपने अपवाद भी हैं, या यूँ कहूँ कि रूल नंबर फर्स्ट के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। आइए पहले बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट के उन एक्सेप्शन की, उन अपवाद की, और फिर उसके बाद में बात करेंगे मैं आगे। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपको बताया गया था, आपको हम बात करने वाले हैं रूल नंबर फर्स्ट की, और रूल नंबर फर्स्ट में हमने बात करने वाले हैं एक्सेप्शन की। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स एक्सेप्शन की, या फिर यूँ भी बोल सकते हैं अपवाद की हम बात करने वाले हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे वो उसके ऑब्जेक्ट से पहले हम करने वाले हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट था। लेकिन अपवाद क्या कहता है, अपवाद ये कहता है कि प्रीपोजिशन शुड बी प्लेस्ड, यानी प्रीपोजिशन को आपको रखना है एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। ध्यान रखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट से पहले आप यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के बीच में, लेकिन अपवाद ये कह रहा है कि आप प्रीपोजिशन को आप यूज़ करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंत में आप यूज़ करने वाले हैं। ये अपवाद कहता है या एक्सेप्शन कहता है। आप प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी सेंटेंस के अंत में कब कर सकते हैं या कौन कौन सी सिचुएशन बनती है, ये अपवाद के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर एक्सेप्शन जो आपका फर्स्ट है वो ये कह रहा है स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन फर्स्ट ये कह रहा है कि इफ यदि इट्स ऑब्जेक्ट इज द रिलेटिव प्रोनाउन दैट। आप देख सकते हैं पहले सिचुएशन ये बनती है कि अपवाद कहाँ इसका लागू होता है, कहाँ एक्सेप्शन लागू होता है कि इफ इट्स ऑब्जेक्ट इज द रिलेटिव प्रोनाउन दैट। अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पर हम जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग एंड ऑफ द सेंटेंस करते हैं। ध्यान रखें अगर किसी सेंटेंस में दैट का प्रयोग जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं एज ऑब्जेक्ट अगर हो जाता है तो उस सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन जो होती है उसको प्रीपोजिशन का प्रयोग हम एंड ऑफ द सेंटेंस या सेंटेंस के आखिर में करते हैं। आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस आपका ये यूँ कहूँ कि पहला जो एग्जांपल है वही कह रहा है हियर इज़ द बुक, हियर इज़ द बुक दैट। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं दैट का प्रयोग किया गया है और अपना ये अपवाद है कि दैट का प्रयोग हो गया तो हम एंड ऑफ द सेंटेंस हम दैट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। हियर इज़ द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर। आप देख सकते हैं
सेंटेंस के बीच में दैट का प्रयोग कर दिया गया, और दैट का प्रयोग होने की वजह से या यूज़ होने की वजह से हमने जो अपना प्रीपोजिशन फॉर है उसको एंड ऑफ द सेंटेंस यूज किया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, ही गोट द थिंग, यानी उसे वो वस्तु मिली, दैट ही फॉट फॉर, यानी जिसके लिए वो लड़ा। देख सकते हैं यहाँ पर फिर से दैट का प्रयोग किया गया है। और जैसा कि आपका एक्सेप्शन कहता है कि जब आप अपवाद के रूप में अगर किसी सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट अगर दैट का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग एंड ऑफ द सेंटेंस या सेंटेंस के आखिर में करते हैं। तो दोनों ही एग्जाम्पल हैं, और दोनों ही एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया है। और दैट का प्रयोग होने की वजह से, या यूँ कहूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होने की वजह से आपकी जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग एंड ऑफ द सेंटेंस कर दिया गया है, या यूँ कहूँ कि आपकी प्रीपोजिशन वाक्य के एंड में चली गई है, देख सकते हैं आप। उसके बाद में देखें नेक्स्ट आपका यूँ कहूँ कि दूसरा जो एक्सेप्शन है, दूसरा अपवाद है, 2 नंबर का अपवाद आपका ये है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यानी ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप सेंटेंस के शुरू में करते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट दैट जो है उसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट दैट का प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान रखिए स्पेशली। तो दैट का प्रयोग होगा, तो अभी हम प्रीपोजिशन को एंड में लिख रहे हैं, और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट में बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यानी ऑब्जेक्ट आपका दैट हो तब भी एंड में जाने वाला है। और यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट या यूँ कहूँ कि क्रम जो आपका चाहे वो कोई सा भी हो, अगर वो आपका सेंटेंस के शुरू में लगा दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस के शुरू में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर आपको प्रीपोजिशन को एंड में ही लगाना पड़ेगा, ये इसके अलावा आप हमारे पास कोई और चारा नहीं है। आप देख सकते हैं और वो कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, हर आई ऑलवेज डिपेंड ऑन, यानी वही है जिस पर मैं ऑलवेज यानी हमेशा डिपेंड रहता हूँ या निर्भर हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है हर, इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में कर दिया गया, जबकि हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो सब पहले हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए था। तो पहले ऑब्जेक्ट हर का प्रयोग किया गया, इसलिए एक्सेप्शन ये कहता है, ये अपवाद ये कहता है कि प्रीपोजिशन अंत में चली जाएगी। हर आई ऑलवेज डिपेंड ऑन, यानी वही है जिस पर मैं हमेशा डिपेंड करता हूँ या निर्भर रहता हूँ। नेक्स्ट में देखिए, माई सिस्टर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, माई सिस्टर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। तो यहाँ पर माई सिस्टर एज ऑब्जेक्टिव जो है, और माई सिस्टर आपका सेंटेंस के शुरू में यूज कर दिया गया, इसलिए आप देख सकते हैं कि प्राउड ऑफ यानी ऑफ जो आपके प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग एंड ऑफ द सेंटेंस किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका यह, दिस आई नेवर थॉट अबाउट, यानी इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। दिस आई नेवर थॉट अबाउट, दिस आई नेवर थॉट अबाउट, यानी मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस का प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट हुआ है, और एज ए ऑब्जेक्ट दिस आ गया, इसलिए एंड में प्रयोग किया गया है डिस्टेंस अबाउट का। आप देख सकते हैं एक्सेप्शन ये कहता है कि फर्स्ट एक्सेप्शन ये कह रहा है डिस्टेंस, और एक्सेप्शन में बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि प्रीपोजिशन आपकी ऑब्जेक्ट से पहले रखी जाती है, लेकिन अपवाद ये कहते हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम अंत में करेंगे। अंत में कब करेंगे, यहाँ पर 2 स्टेप आपके सामने हैं। फर्स्ट ये कह रही है कि इफ़ इट्स ऑब्जेक्ट इज द रिलेटिव प्रोनाउन दैट, अगर किसी सेंटेंस में दैट का प्रयोग एज ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन को एंड में लिखते हैं। आप देख सकते हैं, हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर, यही वो बुक है जिसको तुम ढूंढ रहे थे या जिसकी तुम्हें तलाश थी या तुम पूछ रहे थे। ही गॉट द थिंग दैट ही फॉट फॉर, यानी यही वो वस्तु है, यही वो चीज़ है जिसके लिए तुम लड़ रहे थे या वह लड़ रहा था। अब देख सकते हैं आप, तो आप यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस में प्रीपोजिशन एंड में चली गई, क्योंकि यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया है एज ऑब्जेक्ट। सेकेंड आपका एक्सेप्शन है, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग शुरू में कर दिया जाता है तो फिर प्रीपोजिशन आपकी ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाती है, एंड में चली जाती है डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं, हर आई ऑलवेज डिपेंड ऑन, वही है जिस पर मैं हमेशा डिपेंड रहता हूँ, निर्भर रहता हूँ। हर एज ऑब्जेक्ट है, फिर आपका ऑन आपका एंड में चला गया। नेक्स्ट है, माई सिस्टर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मेरी बहन मेरी सिस्टर तुम पर मुझे गर्व है। तो यहाँ पर माई सिस्टर ऑब्जेक्ट है और ऑफ आपका एंड में है। दिस यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, दिस आई नेवर थॉट अबाउट, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। दिस एज ऑब्जेक्ट है, और आप देख सकते हैं एंड में अबाउट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये दोनों ही आपके एक्सेप्शन के को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही एक्सेप्शन में आपके जो है प्रीपोजिशन एंड में चली गई है। या यूँ कहूँ कि दोनों ही एक्सेप्शन में, दोनों ही अपवाद के फैक्ट में प्रीपोजिशन आपके एंड ऑफ द सेंटेंस यूज हुई है डिस्टेंस। इसके बाद में डिस्टेंस बात करते हैं
और कुछ एक्सेप्शन की, और बात करते हैं आगे कुछ और एक्सेप्शन को, ताकि आप और चीज़ें और अच्छे से समझ सकें। आइए बात करते हैं एक्सेप्शन 3 की। आइए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट जो है उसी में एक्सेप्शन की। और एक्सेप्शन में अगर देखें तो इससे पहले अपने 2 एक्सेप्शन हो चुके हैं और अभी अपना 3rd नंबर का एक्सेप्शन चल रहा है। बात करें एक्सेप्शन या अपवाद नंबर 3rd की, तो यहाँ पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बात की जा रही है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी यहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट अगर आपको इंट्रोगेटिव कोई वर्ड दिखाई देता है, जैसे हम बात करें whom हो सकता है, who हो सकता है, इसके अलावा which हो सकता है, जो आपके जितने भी रिलेटिव होते हैं, और रिलेटिव वर्ड में से अगर कोई भी आपका वर्ड है वो आपका एज ए इंट्रोगेटिव वर्ड यूज किया जा रहा है, या यूँ कहूँ कि एज ए ऑब्जेक्ट वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हम जो भी अपने प्रीपोजिशन है उसको हम एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे। तो एक बार दोबारा देख सकते हैं इसी एक्सेप्शन को, इफ द ऑब्जेक्ट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी अपने हु, होम, होज, विच या जो भी अपने इंट्रोगेटिव वर्ड हैं या रिलेटिव प्रोनाउन है, वो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह बिहेव करते हैं तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन को एंड में उसका यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, whom आर यू टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर whom का प्रयोग किया गया है जो कि रिलेटिव वर्ड है, या यूँ कहूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी प्रीपोजिशन अबाउट है उसका प्रयोग किया गया है एंड ऑफ द सेंटेंस। आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग सेंटेंस के एंड में कर दिया गया है। आगे देख सकते हैं वेयर आर कमिंग, यहाँ पर बात करेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो देख लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जो एच ए इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुआ है। और आगे आप देख सकते हैं कि जब आप इन रिलेटिव वर्ड को यूज कर देते हैं या WH वर्ड को यूज कर देते हैं तो ध्यान रखें आगे फ्रॉम या आपकी जो भी प्रीपोजिशन है वो एंड ऑफ द सेंटेंस आपकी चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट एन इंट्रांजिटिव वर्ब इनटू ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जब ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब में अगर हम चेंज करते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखें प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में होती है। और ऐसा अमूमन ध्यान रखें डिस्टेंस उसी सेंटेंस में होता है जो आपका एक्टिव से पैसिव बनता है। एक बार दोबारा देख सकते हैं हम, व्हेन इट इज यूज टू कन्वर्ट एन इंट्रांजिटिव वर्ब इनटू ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब में आप कन्वर्ट करेंगे और ऐसा आपका एक्टिव से पैसिव में होता है। तो ध्यान रखें इस प्रकार के सेंटेंसेज में हम अपने जो प्रीपोजिशन है या यूँ कहूँ कि संबंधबोधक जो आपका वर्ड होता है वो आपका सेंटेंस के अंत में आपका यूज होगा। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, द पुअर शुड नॉट बी लाफ्ड एट, यानी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग एंड में किया गया है, और क्योंकि यहाँ की आपकी जो वर्ब लाफ्ड है वो बोल सकते हैं कि आप एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और यहाँ पर एज ए ट्रांजिटिव वर्ब वो आपकी बिहेव कर रही है। इसके बाद में आप देख सकते हैं सी हेट्स बीइंग लाफ्ड एट, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वह किसी पर हंसने से या किसी का मजाक बनाने से नफरत करती है, यानी वो किसी का मजाक नहीं बनाती। तो सी हेट्स बीइंग लाफ्ड एट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पैसिव आपका बना हुआ है और इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो है प्रीपोजिशन आपका एंड ऑफ द सेंटेंस यूज किया गया डियर स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट में ही, और रूल नंबर फर्स्ट में हम बात करें एक्सेप्शन की। ध्यान रखें यहाँ पर थर्ड जो एक्सेप्शन है वो ये कहता है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड एक्सेप्शन है डियर स्टूडेंट्स, इफ द ऑब्जेक्ट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर आपका WH वर्ड है अगर इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यूज हो रहा है तो ध्यान रखें आपकी प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में यूज की जाएगी। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, whom आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अबाउट का प्रयोग सेंटेंस के अंत में किया गया है। नेक्स्ट है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग सेंटेंस के एंड में कर दिया गया है क्योंकि whom और वेयर दोनों आपके इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट एन ट्रांजिटिव वर्ब इनटू ट्रांजिटिव वर्ब, जब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक जो क्रिया होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया में, ट्रांजिटिव ध्यान रखें इंट्रांजिटिव की बात करूँ ये आपकी होती है अकर्मक, और ट्रांजिटिव की बात करूँ तो ये आपकी होती है सकर्मक।
यानी किसी अकर्मक क्रिया को अगर आप सकर्मक क्रिया में कन्वर्ट करके आप पैसिव बनाते हैं, या यूँ कहूँ कि इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट होती है और ऐसा अमूमन आपका पैसिव में होता है, तो उस सेंटेंस में भी हम प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में यूज़ करते हैं। देखिए इसके बाद में देखिए डिस्टेंट एग्जाम्पल, द पुअर शुड नॉट बी लाफ्ड एट, और ये आपका क्योंकि पैसिव बना हुआ है तो आपका एट सेंटेंस के अंत में है। सी हेट्स बीइंग लाफ्ड एट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एट का प्रयोग, यही कहूँ कि प्रीपोजिशन का प्रयोग एंड ऑफ द सेंटेंस कर दिया गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं, आपको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। अभी हम बात कर रहे हैं इससे आगे अपने कुछ और एक्सेप्शन है उनकी, और उसके बाद में हम बात करेंगे अपने रूल की, लेकिन अभी अपने कुछ एक्सेप्शन और चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और अपवाद की। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन की, और एक्सेप्शन में बात करने वाले हैं। अब अपना एक्सेप्शन हो गया नंबर 5, और यूँ कह सकते हैं कि एक्सेप्शन नंबर 5, या बोल सकते हैं कि अंतिम जो है अपवाद रूल नंबर फर्स्ट का ही है, क्योंकि इससे पहले 4 अपने एक्सेप्शन हो चुके हैं और रूल नंबर फर्स्ट का ये अंतिम अपवाद है, अंतिम आपका एक्सेप्शन है। अंतिम आपका एक्सेप्शन क्या कहता है डियर स्टूडेंट, बात करते हैं। अगर किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपकी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो यहाँ तक तो आप देखते हैं कि ऐसा तो अमूमन हर सेंटेंस में होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन आगे देखिए आप, अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव, यानी 2 + V1 लगा है, किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि 2 + V1 का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखें वहाँ पर आपकी प्रीपोजिशन होगी वो आपकी किसी सेंटेंस के एंड में होने वाली है। हम यूँ भी बोल सकते हैं किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग बोल सकते हैं कि सेंटेंस के अंत में या एंड ऑफ द सेंटेंस करते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक घर है, टू लिव, ये आपकी इन्फिनिटिव हो गई, टू लिव इन आपकी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है डियर स्टूडेंट्स एंड ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब आपकी आई है, वो आई है टू लिव, और इन्फिनिटिव की वजह से आपकी प्रीपोजिशन एंड में चली गई है। उसके बाद में देख सकते हैं आप, द टीचर ब्रिंग्स ए स्टिक टू बीट विथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू बीट आपकी इन्फिनिटिव वर्ब है, और टू बीट इन्फिनिटिव होने की वजह से आपका विद जो प्रीपोजिशन है वो चला गया है एंड में, आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं, आई हैव ए हाउस टू लिव इन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फिनिटिव टू लिव का प्रयोग किया गया है, तो आप देख सकते हैं इनका प्रयोग एंड ऑफ द सेंटेंस किया गया है। नेक्स्ट है, द टीचर ब्रिंग्स ए स्टिक टू बीट इट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टू बीट इन्फिनिटिव है, और यहाँ पर टू बीट की वजह से या इन्फिनिटिव की वजह से आपका विद जो आपका प्रीपोजिशन है वो एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ कर दिया गया डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपका 5th एक्सेप्शन था, और ये रूल नंबर 1 जो अपना था कि प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में कर रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एंड ऑफ द सेंटेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप टोटल आपके 5 जो एक्सेप्शन है वो कंप्लीट होते हैं डियर स्टूडेंट्स। और अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 2 की, और रूल नंबर 2 में चलते हैं और बात करते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। आइए डियर स्टूडेंट्स अब बात करें रूल नंबर 2 की, और रूल नंबर 2 ये कहता है, द प्रीपोजिशन, जिसमें आपका फॉर होगा, फ्रॉम होगा, इन होगा, ऑन, और भी बहुत सारी आपकी प्रीपोजिशन यहाँ पर हो सकती हैं। ये आपको फॉर एग्जांपल दे रखे हैं, द प्रीपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन आर नॉट जनरली यूज्ड बिफोर नाउन्स और प्लेस और टाइम। यानी आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ अपनी प्रीपोजिशंस ऐसी होती हैं जो किसी नाउन के साथ, यही होंगे जो नाउन ऑफ द टाइम एंड प्लेस जो है उसके साथ वो जनरली यूज़ होती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हम टाइम एंड प्लेस को इंडिकेट करने वाली उन्हें नाउन्स के साथ उनका प्रयोग नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कई बार इस प्रकार की अपने पास वर्ब्स होती हैं, कुछ इस प्रकार की नाउन्स होती हैं जिनके साथ हम इन वर्ब्स का प्रयोग यूँ बोल सकते हैं अनवांटेड होता है। आप देख सकते हैं डिस्टेंस, सी केम हियर, वह यहाँ आई इन लास्ट वीक। अगर आप वह पिछले सप्ताह में यहाँ आई, यहाँ पर आप जैसे कहें वह पिछले सप्ताह में आई, तो यहाँ पर इन का आपने प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया है, इनका। सी केम हियर इन लास्ट वीक, तो आपने यहाँ पर इनका प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आप नाउन ऑफ टाइम एंड प्लेस की अगर बात करें तो यहाँ पर दर्शा रहा आपका
टाइम को, लास्ट वीक दर्शा रहा है टाइम को, और टाइम के पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वर्ब्स का या कुछ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो ही सी केम हियर इन लास्ट वीक, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका गलत है। तो सही किस प्रकार से होगा, सी केम हियर लास्ट वीक, यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको इसमें नहीं करना है, कुछ टाइम और प्लेस को इंडिकेट करने वाले नाउन्स के साथ। सी केम हियर लास्ट वीक ये आपका सही है, जबकि आपका ऊपर का जो सेंटेंस है वो आपका गलत है, इनका प्रयोग गलत है आपका। जब टाइम और प्लेस को आप इंडिकेट करते हैं, उसको क्लैरिफाई करते हैं तब। उसके बाद में देख सकते हैं आप नेक्स्ट एग्जांपल, वी इंटर्ड इनटू द क्लास, हम क्लास के अंदर एंटर हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वी इंटर्ड इनटू द क्लास, हम क्लास के अंदर गए या क्लास के अंदर एंटर हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनटू का प्रयोग कर दिया गया, लेकिन आपका जो आंसर है वो क्या है स्टूडेंट्स, गलत है, आपका सेंटेंस गलत हो गया। तो फिर सही किस प्रकार से होगा, वी इंटर्ड द क्लास, यानी हम क्लास के अंदर एंटर हुए या क्लास के अंदर हमने एंट्री ली। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ अपनी वर्ब्स ऐसी होती हैं या उन वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग, या यूँ कहूँ कि कुछ नाउन जो प्लेस और टाइम को इंडिकेट करते हैं या उनको रिलेट करते हैं, उनके साथ हम जनरली या सामान्य तौर पर बात करें तो आमतौर पर उनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। या सब मैं ये नहीं कह सकता कि सभी के साथ नहीं करेंगे, जनरली होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि साधारण अगर बात करें तो वहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग, स्पेशली बात करें टाइम और प्लेस को इंडिकेट करने वाले नाउन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। तो अपना रूल ये है कि द प्रीपोजिशन आर नॉट जनरली यूज्ड बिफोर नाउन्स ऑफ प्लेस एंड टाइम, टाइम और प्लेस को इंडिकेट करने वाले नाउन के साथ हम कुछ प्रीपोजिशन है जो उनका यूज हम नहीं करते हैं। सी केम हियर इन लास्ट वीक, ये आपका गलत हो गया, तो सही हो जाएगा सी केम हियर लास्ट वीक, ये आपका सही है, इनका प्रयोग गलत है। उसके बाद में देख सकते हैं आप सी इंटर्ड इनटू द क्लास, वी इंटर्ड इनटू द क्लास, हम क्लास के अंदर एंटर हुए, और ये आपका गलत है, सही हो जाएगा वी इंटर्ड द क्लास, यानी हम क्लास के अंदर एंटर हुए, ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स सही। तो आप देख सकते हैं रूल नंबर 3 हमें कर रहे हैं कि आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग आप कई बार टाइम एंड प्लेस को इंडिकेट करने वाले नाउन के साथ नहीं कर सकते, ध्यान रखें, यह जनरल रूल है आपका। आइए डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, और प्रीपोजिशन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। और रूल नंबर 3 जो इससे पहले हमने 2 रूल कंप्लीट कर लिए हैं, और फर्स्ट रूल में कुछ अपने परसेप्शन भी थे, कुछ अपवाद भी थे, और उन एक्सेप्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम रूल नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। बात करें रूल नंबर 3 की, रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि देयर आर सम वर्ब्स इन एक्टिव वॉइस दे डोंट टेक एनी प्रीपोजिशन, यानी हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 3 की। और रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस जो आपका एक्टिव वॉइस में दे रखा है, अगर उस सेंटेंस में कुछ फिक्स वर्ब्स अगर यूज़ कर ली जाती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अगर किसी सेंटेंस में अगर आपके यूज हो रही हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखें हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ध्यान रखें वो वर्ब्स कुछ फिक्स होती हैं, वो कंप्लीट नहीं होती, उन्हें फिर फिक्स यूज आपकी वर्ब्स के साथ आप प्रीपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखें हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, ये आपके यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर अपना रूल ये कहता है देयर आर सम वर्ब्स इन एक्टिव वॉइस दे डोंट टेक एनी प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस का वाक्य होना चाहिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होना चाहिए, और इसके साथ साथ इनमें से कोई भी वर्ब जो आपको नीचे दे रखे हैं, कोई भी वर्ब अगर है तो वहाँ पर हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग उसके साथ हम नहीं करने वाले। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ तो अपने कुछ वर्ब्स हैं, जैसे मैं बात करूँ अटैक, उसके बाद में दिया आस्क, असिस्ट। अटैक होता है आपका आक्रमण करना, आस्क होता है पूछना, असिस्ट होता है हेल्प करना, अवेट इंतजार करना, इन्फॉर्म, ऑर्डर, ओबे होता है किसी की बात मानना, रीच, रिजेंबल होता है प्रति को कॉपी करना या प्रतिलिपि करना, कॉपी करना। उसके बाद में दिया है रेसिस्ट के बाद में दिया है आपको, रेसिस्ट होता है रोकना किसी चीज़ को, स्टॉप करना, रिक्वेस्ट, एफर्ड वहन करना, पिक, प्रिसीड होता है पहले या पहले वाला। उसके बाद दे रखा है आपको सक्सीड, वोयलेट होता है हिंसा करना या उल्लंघन करना, वेड होता है शादी करना, मेरी शादी करना, क्लाइम, अप्रोच होता है पहुंचना या आ जाना, आंसर। उसके बाद में दिया रिकमेंड और कॉम्प्राइज, और लास्ट वन दिया प्रीवेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपनी वर्ब्स हैं, और इन वर्ब्स में से अगर कोई भी आपका एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो ध्यान रखें वहाँ पर किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना गलत माना जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप कुछ अपने एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फर्स्ट वन की अगर बात करूँ तो एग्जाम्पल है आई अवेट फॉर माई रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट का इंतजार करता हूँ, आई अवेट फॉर माई रिजल्ट। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी जो वर्ब है वो है अवेट,
और अवेट का जिक्र हमने यहाँ पर कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। अवेट का अगर प्रयोग हो जाता है तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर का जो प्रयोग किया गया है, फॉर जो आपकी प्रीपोजिशन यहाँ पर प्रयोग की गई है, जिसकी वजह से अपना सेंटेंस क्या हो गया, अपना सेंटेंस गलत हो गया। तो सही किस प्रकार से होगा, तो आप देख सकते हैं आई अवेट माई रिजल्ट, यानी मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेट के साथ फॉर का प्रयोग गलत है। आप देख सकते हैं अवेट के साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हो रहा। और ये अपना रूल नंबर 3 हमें बता रहा है कि किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे अगर इन कुछ वर्ब्स में से अगर कोई वर्ब एक्टिव वॉइस के वाक्य में यूज़ की जा रही है तो। उसके बाद में देखें सी अकम्पनीड विथ मी, वह मेरे साथ गई या मेरे साथ चली गई। अकम्पनीड का मतलब साथ जाना या साथ चलना। सी अकम्पनीड विथ मी, वो मेरे साथ चली गई। तो यहाँ पर देखिए अकम्पनीड जो आपकी वर्ब है, ये अकम्पनीड वर्ब भी है, वो भी आपकी इन्हीं वर्ब में से कोई एक है। तो ध्यान रखें अकम्पनीड वर्ब के साथ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका विद का प्रयोग किया गया है और विद का प्रयोग होने की वजह से आपका सेंटेंस क्या है, गलत है। तो फिर सही किस प्रकार से होगा, सी अकम्पनीड मी। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन विद का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अकम्पनी जो आपकी वर्ब होती है इसका अर्थ होता है चलना या साथ चलना, तो उसमें हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर रहे और यहाँ से विद का प्रयोग कर दिया तो आपका गलत है। आगे विद का प्रयोग नहीं किया गया, सी अकम्पनीड मी, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस सही मान लिया गया। उसके बाद में देखें पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1971। आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैक्ड आपकी फॉर्म है और अटैक्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू में अटैक फॉर्म दे रखी है आपको। तो अटैक के अनुसार आप किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग आप नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। देख सकते हैं अटैक्ड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया ऑन का, तो ऑन का प्रयोग होने की वजह से सेंटेंस क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस आपका गलत हो गया। तो सही किस प्रकार से होगा, पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1971। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना गलत माना गया है। और ध्यान रखें सभी वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ एक अपनी वर्ब्स होती हैं और वो इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस का होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो एक बार दोबारा देखिए रूल नंबर 3 को। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 कहता है कि देयर आर सम वर्ब्स इन एक्टिव वॉइस दैट डोंट टेक एनी प्रीपोजिशन, यानी कुछ एक्टिव वॉइस की वर्ब्स ऐसी होती हैं अपना सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए और जो आपको वर्ब दे रखे हैं उनमें से कोई अगर वर्ब एक है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब्स हैं आस्क, अटैक, उसके बाद में आस्क, असिस्ट, अवेट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, ओबे, रीच, रिजेंबल, रेसिस्ट, रिक्वेस्ट, अफर्ड, पिक, परसीड, सक्सीड, वोलेट, उसके बाद में दिया वेड, मैरी, क्लाइंब, अप्रोच, आंसर, रिकमेंड, कॉम्प्राइज और प्रीवेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपनी वर्ब है। और इनके अलावा आप देख सकते हैं नीचे के सेंटेंस में अपना एक वर्ब और है जो है अकम्पनी, तो इनके साथ हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। फर्स्ट अपना एग्जांपल है आई वेट फॉर माई रिजल्ट। अवेट वर्ब आने की वजह से आपकी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग गलत हो गया और सही हो गया आई अवेट माई रिजल्ट। फॉर का प्रयोग गलत है, अवेट के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट देखिए सी अकम्पनीड विथ मी। यहाँ पर अकम्पनी जो आपकी वर्ब है जिसका अर्थ होता है साथ चलना या साथ जाना, इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते, तो यहाँ पर विद का प्रयोग कर दिया गया इसलिए गलत हो गया। सही आंसर हो जाएगा सी अकम्पनीड मी, वह मेरे साथ गई। उसके बाद में कि पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1971, क्योंकि अटैक जो आपकी वर्ब है उसका अर्थ होता है आक्रमण करना, उसके साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे और अगर यहाँ पर कर रखा है उनका आपका गलत हो गया। तो सही किस प्रकार से होगा, पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1971। ध्यान रखें अटैक्ड फॉर्म के साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर रहे क्योंकि आगे आपको टाइम दे रखा है 1971, तो वहाँ पर तो आप इनका प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन अटैक्ड फॉर्म के साथ आप नाउन से पहले आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें, वरना आपका एग्जाम्पल जो है या आपका आंसर जो है गलत माना जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये जानकारी, ये चीज़ आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं हम जनरली, जैसे हम अपनी हर क्लास में बात करते हैं वोकैब की, तो आज भी हम अपनी हर क्लास की तरह आज भी अपनी वोकैब की बात करते हैं। और आज की अपनी वोकैब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट वन की अगर बात करूं तो फर्स्ट वन अपना वर्ड रहेगा वो रहेगा फेथ, जिसका अर्थ होता है विश्वास, और सेकंड वन आपका रहेगा वो रहेगा फीबल। और फीबल आपको जानते हो सर डियर स्टूडेंट्स कि फीबल का अर्थ होता है कमज़ोर या फिर दुर्बल या अशक्त। फीबल को कमज़ोर बोलेंगे और फेथ को बोलेंगे विश्वास। आइए बात करते हैं आज की वोकैब की और उनके एंटोनिम और सिनोनिम की।
आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं अपनी वोकैब की। और जैसा कि हर क्लास में हम बात करते हैं, और वोकैब के अपने दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। फर्स्ट वन है फेथ, और फेथ अपना जो वर्ड है उसका अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स विश्वास, आस्था, विश्वास या अनिष्ठा। देख सकते हैं आप, फेथ का अर्थ हो जाएगा आस्था, निष्ठा या विश्वास, यानी इसको क्रेडिबल हम बोल सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो जाएगा इसका कॉन्फिडेंस, उसके बाद में हो जाएगा रिलायंस, ट्रस्ट, लॉयल्टी, बिलीफ, और लास्ट में हो जाएगा सिंसियरली। ध्यान रखें, फेथ जो आपका वर्ड है इसका अर्थ होता है विश्वास, वफादारी या निष्ठा। ध्यान रखें, उसी वर्ड को अगर हम सिनोनिम की तरह देखें तो उसमें बात करेंगे। फर्स्ट वन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कॉन्फिडेंस, फिर हो जाएगा रिलायंस, ट्रस्ट, लॉयल्टी, बिलीफ, और लास्ट में हो जाएगा सिंसियरली। अगर एंटोनिम की बात करूँ या अपोजिट की बात करूँ तो अपोजिट में आपका हो जाएगा डिस्टेंस डिसबिलीफ, बिलीफ का डिसबिलीफ हो जाएगा। उसके बाद में देखें डाउट हो जाएगा, डाउट के बाद में आपको दे रखा है मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट भी हम बोल सकते हैं या डिसट्रस्ट भी इसको बोल सकते हैं, डिस भी लगाकर भी करेंगे तो अपना सही हो जाएगा। उसके बाद में देखें फीबल, फीबल का अर्थ होता है डिस्टेंस कमज़ोर या दुर्बल या असक्त। उसी को सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम की आएंगे इसमें डेलिकेट, डेलिकेट के बाद में होगा फेंट, फेंट के बाद में आपको दे रखा है फ्रेल, इनफर्म, वीक, और लास्ट वन दिया है पावरलेस। दोबारा देखें, फीबल यहाँ पर आपका वर्ड है, और इसको सिनोनिम की अगर बात करें तो इसके सिनोनिम दे रखे हैं डेलिकेट, फेंट, फ्रेल, इनफर्म, वीक और पावरलेस। ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। उसके बाद में देखें एंटोनिम की बात करें या अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में बात करेंगे एनर्जेटिक, उसके बाद में बात करेंगे हेल्दी, उसके बाद में दिया है रोबस्ट, रोबस्ट के बाद में दिया है स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी, और लास्ट वन दिया है विगर्स। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपने वर्ड्स की। फर्स्ट वन आपका फेथ, जिसका अर्थ होता है आस्था या निष्ठा या विश्वास। इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो जाएगा इसका कॉन्फिडेंस, रिलायंस, ट्रस्ट, लॉयल्टी, बिलीफ और सिंसियरली। अगर मैं बात करूँ इसके एंटोनिम की तो डिसबिलीफ, डाउट और मिसट्रस्ट हो जाएगा। फेबल, फीबल अपना वर्ड है, इसका अर्थ है कमज़ोर या दुर्बल। सिनोनिम की बात करूँ डेलिकेट, फेंट, फ्रेल, इनफर्म, उसके बाद में वीक और पावरलेस। एंटोनिम यानी अपोजिट की बात करूँ एनर्जेटिक, हेल्दी, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्टडी और इम्पोर्टेंट वर्ड्स। और जैसा कि आज की अपनी आपकी क्लास को ऑलरेडी पता है कि आज की अपनी जो क्लास रही है प्रीपोजिशन को लेकर रही है। आगे भी हम इस प्रीपोजिशन के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप स्कूली एजुकेशन की बात करें या फिर हम बात करें कंपटीशन लेवल की। हर लेवल पर इसमें एक समस्या देखने को मिलती है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका ये टॉपिक शुरू किया गया है। आई होप कि आप इन चीज़ों को डिटेल में अच्छे से जानेंगे। फिलहाल हम बात करें अपने इस टॉपिक की, तो अपने आज की फर्स्ट क्लास थी, और प्रीपोजिशन को लेकर के अभी हम केवल रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही अपने रूल अब जितने में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम वन बाय वन अपने सभी जो प्रीपोजिशन है उनको हम इन डिटेल उनको करेंगे, और उनके एग्जाम्पल बहुत सारे हम करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द होगी, और इन्हीं प्रीपोजिशन के रूल एंड रेगुलेशन को लेकर के और इसी के कुछ एग्जांपल्स लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँगा आप सभी के सामने एक और नई क्लास लेकर के। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बी सेफ।